इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के इस कोर्स में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। जैसे मैकेनिक्स हमारा सबसे बेसिक टॉपिक होता है। कभी भी हम पढ़ाई शुरू करते हैं साइंस की तो मोशन और स्पीड और वेलोसिटी यहाँ से शुरू करते हैं, न्यूटन्स लॉ आते हैं। उसी तरीके से लगभग उतना ही बेसिक इसका भी इम्पोर्टेंस है इलेक्ट्रिसिटी का, मैग्नेटिज्म का। एकदम शुरुआत में क्लास 6 में, क्लास 7 में आपको ध्यान होगा वो चैप्टर्स ज़रूर पढ़े होंगे। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक। और धनात्मक आवेश जो हैं और ऋणात्मक आवेश आपस में समान अगर हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्शन करते हैं, और विपरीत हैं तो आकर्षण करते हैं। ये सब बातें आपने बहुत सारी क्लास 6 वगैरह से ही शुरू हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेटिज्म का, मैग्नेट के बारे में, उसके पोल्स होते हैं और क्या होता है। ये बहुत ही बेसिक कोर्स है और बहुत बहुत महत्वपूर्ण भी है, बहुत अच्छा भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। उसका बहुत सारे एप्लीकेशंस भी है, आप जानते ही हैं। आज सारी गतिविधियां जो चलती हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के ही कारण से चलती हैं। ऐसा भी कह दें हम तो बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। जितने प्रकार के सर्किट्स होते हैं, जितने प्रकार के आपके घरों के एप्लायंसेस होते हैं, जितने प्रकार के कंप्यूटर्स, मोबाइल्स होते हैं, जितने प्रकार के वायरलेस के सिस्टम्स होते हैं, उन सब के अंदर में कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह ही होता है। ये करेंट्स ही होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, उसके कंपोनेंट्स बनाते हैं हम लोग तरह तरह के। कभी रेसिस्टर, कभी कैपेसिटर, कभी इंडक्टर, कभी आईसी के अंदर में भांति भांति के ट्रांजिस्टर, सर्किट्स। तो ये सारा जो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का मामला है वो हम उसके अंदर पूरी तरह से समझो कि ज़िंदगी जी रहे हैं, पूरी तरह से। तो इस पर्टिकुलर कोर्स में जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की थ्योरी की बात करेंगे और बीच बीच में कभी कभी कुछ उसके एक्सपेरिमेंट्स भी अगर हम कर पाए तो करेंगे। इसके अंदर हम लोग किन चीज़ों की बात करने वाले हैं? सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन्स की बात करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ इट जो है वो सारा सब कुछ इलेक्ट्रॉन्स के कारण से। दुनिया किस चीज़ से बनी है इसका जब हम लोग शुरू में बच्चों को बताते हैं तो आता है कि वो मटेरियल्स होते हैं। हर प्रकार के मटेरियल्स के अंदर में एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके अंदर में वो नाभिक होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसके आसपास इर्द गिर्द मंडराते हैं। तो प्रोटॉन्स नाभिक के अंदर में, इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के बाहर में, न्यूट्रॉन्स जिनको इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में ज़्यादा दखल नहीं है, बिल्कुल है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। न्यूट्रॉन का भी अपना एक जिसको मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं हम, न्यूट्रॉन में भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है, यद्यपि उसमें चार्ज नहीं होता है फिर भी। लेकिन कुल मिलाकर जिसको अभी हम लोग जिस लेवल पे, जिस स्केल पे हम इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की बात करने जा रहे हैं, न्यूट्रॉन्स का रोल तो थोड़ा कम है, लेकिन हाँ प्रोटॉन्स का और इलेक्ट्रॉन्स का रोल है। तो हमारी दुनिया किन चीज़ों से बनी है? इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स से बनी है लार्जली। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्जेस, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस। कोई मटीरियल है तो अमूमन जैसे मेरे हाथ में चौक है तो उसमें कुल मिला करके जितने प्रोटॉन्स होंगे कुल मिला के ऑलमोस्ट उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो इसलिए वो न्यूट्रल है, पूरा मिल करके कोई चार्ज नहीं है ऐसा। लेकिन कुल मिलाकर के चार्ज नहीं है, उसके बावजूद भी ये बहुत सारा इफेक्ट्स चार्ज वाला शो अप करता है। मैंने अगर अपने फिंगर्स के अंदर में, अपने उंगलियों के अंदर में इस चौक को पकड़ के रखा है और ये चौक नहीं गिर रही है, मैं अगर अपनी उंगलियों से इस चौक के ऊपर फोर्स लगा रखा हूं तो फोर्स कहाँ से आ रहा है? हमारी उंगलियों के अंदर में यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं स्किन के ऊपर और इस चौक के सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका आपस में जो इंटरैक्शन है वहीं से वो फोर्स मैं जनरेट कर रहा हूँ जिससे मैं इसको पकड़ करके रखा हूँ। तो यद्यपि हमारे फिंगर्स भी न्यूट्रल हैं,
यद्यपि ये एक चौक भी न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी न्यूट्रल होने के बावजूद भी इसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स के साथ में इलेक्ट्रॉन्स है तभी वो न्यूट्रल है, और इस चौक में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच जो फोर्सेस हैं उन्हीं से ये हम पकड़ पाते हैं। तो न्यूट्रल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिकल फोर्सेस और मैग्नेटिक फोर्सेस ये लग सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए हम खड़े होते हैं, इसीलिए हम बैठते हैं, इसीलिए हम पानी पीते हैं, इसीलिए हम चीज़ों को पकड़ते हैं। ये सारे जितने कांटेक्ट के फोर्सेस हैं, किताब अगर टेबल पर रहती है तो हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स लग गया। ये सारे जो कांटेक्ट के फोर्सेस हैं वो इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इंटरैक्शंस के कारण से ही होते हैं। तो एक तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हो गए। उसके अलावा हम क्या देखते हैं? उसके अलावा हम एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं, वो है लाइट। लाइट हम पैदा भी करते हैं अपना बल्ब वगैरह जला के, ट्यूबलाइट जला करके, और सूरज भगवान तो देते ही देते हैं अपने को लाइट दुनिया भर की। तो ये जो लाइट है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वहाँ भी आ रहा है। तो हम चर्चाएं जो करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की चर्चाएं करेंगे। हम चार्जेस की चर्चाएं करेंगे। चार्जेस रेस्ट में होते हैं तो एक प्रकार से फील्ड्स क्रिएट करते हैं, चार्जेस मोशन में होते हैं तो दूसरे प्रकार से फील्ड क्रिएट करते हैं। तो चार्जेस एट रेस्ट एंड चार्जेस इन मोशन, ये हमारा एक तरीके का सोर्स है। और वो क्या पैदा करते हैं? वो फील्ड्स पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। वो हमारी एक दूसरी फिजिकल एंटिटी है, वो हमारी एक दूसरी फिजिकल एंटिटी है। उसमें भी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होती है, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी होती है। तो वो भी एक, हमारी दुनिया किससे बनी है? फील्ड से बनी है। हमारी दुनिया किससे बनी है? मटेरियल से बनी है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स प्लस फील्ड्स, ये है इसका कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग लेकर के चलेंगे। और इस कोर्स के अंदर में हम गणित का बहुत उपयोग भी करने वाले हैं और गणित बहुत सीखने वाले भी हैं। तो एक प्रकार से समझें आप इसको, एक गणित का भी कोर्स सोच करके थोड़ा थोड़ा चलिएगा कि अगर हमने 60, 70, 80% फिज़िक्स सीखी है इस कोर्स के माध्यम से, तो एक 20-25% हम ज़रूर गणित भी सीखने वाले हैं। तो विशेष करके हम लोगों का जो स्कूल्स के अंदर में अभ्यास होता है वो कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स का अभ्यास होता है। एक्स वाई जेड एक्सेस से हम अपने स्पेस को डिनोट करते हैं और एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के आधार पर ही हम सारी चीज़ें लिखा करते हैं। लेकिन हम लोग जो इस कोर्स के अंदर में करेंगे उसमें इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस की चर्चा करेंगे जिसमें कि एक्स वाई जेड नहीं हो करके और कुछ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई, उनमें हम काम करेंगे। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें हम काम करेंगे। तो एक इस प्रकार का एक अलग किस्म का कोऑर्डिनेट सिस्टम ये हम सीखेंगे इस कोर्स के दौरान। तो वो हम मैथमेटिक्स सीखेंगे और उस मैथमेटिक्स का उपयोग करेंगे इस कोर्स के अंदर में। इसी प्रकार से वेक्टर्स हम लोग सब जानते हैं, क्लास 11-12 के अंदर में हमने खूब वेक्टर्स पढ़े होंगे, वेक्टर का एडिशन, पैरेललोग्राम, लॉज वगैरह वगैरह। लेकिन वो वेक्टर्स भी अगर स्पेस के पॉइंट्स के फंक्शन हो जाएं, एक्स वाई जेड के फंक्शंस हो जाएं, वेक्टर फंक्शंस हो जाएं, जिसको हम लोग वेक्टर फील्ड कहते हैं, तो फिर उसका अपना एक बहुत प्यारा गणित होता है और ख़ास करके उसका बहुत प्यारा कैलकुलस होता है, बहुत प्यारा डिफरेंशिएशन, बहुत प्यारा इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग ये वेक्टर्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो हम इसको सीखेंगे भी, वो हमारा मैथमेटिक्स सीखने का प्रोग्राम होगा और हम इसका उपयोग करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म की अपनी चीज़ों को समझने के लिए। वो हमारा फिज़िक्स उसके साथ साथ चलेगा। तो ये दोनों पैरेलल चलेंगे। तो अभी जो हम शुरुआत करेंगे इस कोर्स में, इस पार्ट में, उसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, यहां से हम शुरू करते हैं। तो कूलम्स लॉ आप सब जानते हैं। अगर दो चार्जेस हैं, दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2 और कुछ डिस्टेंस के ऊपर हैं, तो वो एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि अगर एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज है यहाँ पर Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो अगर R है,
अब पॉइंट चार्ज अपने आप में शब्द भी थोड़ा आप समझ के रखिए कि इसका मतलब क्या है। जब हम चार्ज कहते हैं तो या तो हम सीधा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहे होंगे, या हम किसी मटेरियल की बात कर रहे होंगे, किसी पार्टिकल की बात कर रहे होंगे जिस पर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की अपेक्षा थोड़े अधिक हैं या थोड़े कम हैं। थोड़े अधिक हैं तो हम कहते हैं वो नेगेटिव चार्ज है, और अगर वो थोड़े कम हो गए तो हम कहते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज है। तो वो जो मटेरियल है जिस पर ये चार्ज है, उस मटेरियल का अपना एक डायमेंशन होगा, उस मटेरियल का अपना एक शेप होगा, उस मटेरियल का अपना एक साइज होगा। तो अगर ये चार्ज हम कहते हैं Q1, तो ये Q1 किसी न किसी कण के ऊपर होगा, किसी पार्टिकल के ऊपर होगा। तो अगर वो पार्टिकल का अपना जो साइज है, वो साइज और इस पार्टिकल का अपना जो साइज है, वो साइज इस डिस्टेंस की अपेक्षा बहुत छोटा हो, जिन भी डिस्टेंसेस की बात हम करने वाले हैं उस पूरे प्रॉब्लम में, जिस भी प्रकार के डिस्टेंसेस की बात हम करने वाले हैं, उसकी तुलना में अगर इसका साइज बहुत छोटा है, जिस पार्टिकल पर ये चार्ज है उसका साइज बहुत छोटा है, जिस पार्टिकल पर ये चार्ज है उसका साइज बहुत छोटा है, तब हम कहेंगे ये पॉइंट चार्जेस हैं। और इस कोर्स के अंदर में हम कोई क्वांटम फिनोमेना नहीं करने वाले हैं। हम जो कुछ भी करने वाले हैं उसमें बहुत छोटे साइज में जाके जो क्वांटम इफेक्ट्स होते हैं उनकी चर्चा हम नहीं करने वाले हैं। तो हम चर्चाएं करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन की भी चर्चा करेंगे, लेकिन कहीं क्वांटम इफेक्ट आने वाला है उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो अमूमन आप मान के चलिए कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं, जब हम कहते हैं पॉइंट चार्ज, तो वो जो पार्टिकल है जिसके ऊपर वो चार्ज है, वो पार्टिकल भी थोड़ा साइज है उसके अंदर में, उसमें भी 20-30 हज़ार इलेक्ट्रॉन्स की बहुतायत है या उसकी कमी है। तो हमारे चार्जेस जो हैं वो एकदम बिल्कुल 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम टाइप के नहीं होंगे, वो नैनो कूलम टाइप के होंगे या माइक्रो कूलम टाइप के होंगे या मिली कूलम टाइप के होंगे। तो यानी वो आप सोच के चलिएगा कि हम लोग क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कर रहे हैं। तो इसलिए एकदम छोटे छोटे उसके अंदर में हम नहीं जाएंगे। हमारा पॉइंट जो है वो हमेशा एक बड़ा सा पॉइंट होगा, मोटा सा पॉइंट होगा, लेकिन वो मोटा सा पॉइंट जो बाकी के डिस्टेंसेस हैं उस सिचुएशन में उनकी तुलना में बहुत कम होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे पॉइंट पार्टिकल्स। तो अगर आपके इस तरह के दो पॉइंट पार्टिकल्स हैं जिस पर चार्जेस Q1 Q2 हैं, तो आप जानते हैं कूलम्ब्स लॉ, कि जो फोर्स है, फोर्स इसके ऊपर फोर्स देखें या इसके ऊपर फोर्स देखें, मैग्नीट्यूड बराबर, डायरेक्शंस अपोजिट, और वो फोर्स है Q1 ये चार्ज का अमाउंट, Q2 चार्ज का अमाउंट, और ये कांस्टेंट है 4πε0, और उसके बाद ये r²। ये कूलम्ब्स लॉ हम लोग कहते हैं। अगर दोनों के चार्जेस के साइन सेम हों, दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, तो ये रिपल्शन है, इस पर इधर फोर्स, इस पर इधर फोर्स, और अगर अपोजिट हो तो ये अट्रैक्शन है, इस पर इधर फोर्स और इस पर इधर फोर्स। तो ये हम लोग कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। अब इस कूलम्ब्स लॉ में भी कई सारी चीज़ें सोचने जानने की हैं। पहले तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, और हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमारे पास में एक एक्सेस सिस्टम है, XYZ एक्सेस है, इस तरह से XYZ एक्सेस है। ये अगर हमने X एक्सेस कहा और ये अगर हमने Y एक्सेस कहा, तो ये Z एक्सेस बाहर की तरफ आता हुआ ऐसा ये XYZ एक्सेस है। और अगर कोई चार्ज यहाँ है Q1, तो हम सबसे पहले कहाँ है ये चार्ज, ये बताने के लिए इसका पोजीशन वेक्टर ऐसा खींचेंगे। ये इसका पोजीशन वेक्टर खींचेंगे और इस पोजीशन वेक्टर का हम कोई नाम देंगे। मान लीजिए इसको हमने कहा R1, और दूसरा जो पॉइंट चार्ज है वो यहाँ कहीं पर है, ये Q2 यहाँ कहीं पर है। तो वैसी हालत में उसका भी स्थान बताने के लिए हम एक दूसरा पोजीशन वेक्टर उसी ओरिजिन से खींचेंगे, और हम कहेंगे कि ये जो है ये पॉइंट चार्ज यहाँ है, इसका पोजीशन वेक्टर ये R2 है। और इन दोनों के बीच Q1 से Q2 को अगर आप मिलाएं और उस वेक्टर का भी एक वेक्टर बनाएं ऐसा, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, ये है R2 - R1।
इस R2 वेक्टर से अगर इस R1 वेक्टर को मैं घटाऊं तो मुझे ये मिलेगा, या इस R1 में इस R2 माइनस R1 को जोड़ दूं, अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूं तो त्रिभुज नियम के अनुसार ये मिलेगा जोड़, R2 मिलेगा, और यहाँ आप देखें ये R1 और ये माइनस R1 कट करके ये R2 बचता है, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर बराबर ये वेक्टर। तो अगर हमें Q2 पर फोर्स लिखना है, अगर हमें लिखना है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ये लिखना है तो हम कैसा लिखेंगे, ये फोर्स हम कैसा लिखेंगे, ये हम कहेंगे Q1 Q2 तो हम कह ही देंगे पहले, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कह देंगे। और अब यहाँ जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दोनों के बीच में, वो डिस्टेंस इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो उसको हम लोग कह सकते हैं मॉड, ऐसा जो लाइन लिखते हैं R2 माइनस R1, ऐसा ये मैग्नीट्यूड हुआ, और उसका स्क्वायर है तो ये इसका स्क्वायर हुआ। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बना, इस पर लगने वाले फोर्स का ये मैग्नीट्यूड बना, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R का स्क्वायर, छोटा r यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी है, हमारे यहाँ पे ये दोनों के बीच की दूरी है, यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो, इसलिए इसको ऐसा लिखा स्क्वायर। लेकिन अभी डायरेक्शन देना है, ये बाहर की तरफ, इस तरफ, इस R2 माइनस R1 के ही डायरेक्शन में अगर हम एक यूनिट वेक्टर बनाए तो वो यूनिट वेक्टर मुझे यहाँ डालना पड़ेगा, तब उसका डायरेक्शन बनेगा। और वो डालने का एक सिंपल तरीका है कि आप यहाँ पे R2 माइनस R1 वेक्टर ही रख दीजिए और उसको भाग लगा दीजिए, किससे, इसको आप भाग लगा दीजिए मॉड R2 माइनस R1 से। तो ये क्या बना, इसका डायरेक्शन क्या है इस वेक्टर का, इसका डायरेक्शन यहां से मिल रहा है R2 माइनस R1 का डायरेक्शन, यानी ये डायरेक्शन। और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है डिवाइडेड बाय ये तो 1 हो जाएगा, तो इसलिए ये है वो यूनिट वेक्टर। तो आप इसको इसके साथ मिला लीजिए, इसको इसके साथ मिला लीजिए, और आप इसको लिख सकते हैं Q1 Q2 और R2 माइनस R1 वेक्टर यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R2 माइनस R1 इसके मैग्नीट्यूड का क्यूब। तो कूलम्ब्स लॉ को हम ऐसे लिख रहे हैं, देखिए थोड़ा थोड़ा गणित में आगे बढ़ेंगे हम, तो आपको लगेगा इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर दिया, इतना सुंदर सा यहाँ छोटा सा था। लेकिन आप ये भी सोचिएगा कि इस कोर्स में मैंने शुरू में ही अपने जो एम्स तय किए हैं उसमें ये भी मैंने एम तय किया है कि आपको फिजिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स का भी अभ्यास कराएं, गणित का भी अभ्यास कराएं। तो थोड़ा अभ्यास करिए वेक्टर्स का, इसका उसका। ये है हमारा कूलम्ब्स लॉ। और ये कूलम्ब्स लॉ तो है, लेकिन इसके साथ में एक दूसरी बड़ी प्यारी सी चीज़ है कि ये कूलम्ब्स लॉ में थोड़ी प्रॉब्लम है। और किसको प्रॉब्लम है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रॉब्लम है। आप में से बहुत लोगों ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी होगी किताबों में, अपने कोर्सेज में। मैंने जो ऑनलाइन कोर्स दे रखे हैं उसके अंदर में पढ़ी होंगी, और आप जानते होंगे उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है उससे ज़्यादा तेज़ी से नहीं भेज सकते हैं। तो इसको हम अभी इस्तेमाल करने वाले हैं। कोई भी मटेरियल पार्टिकल c वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से नहीं चला सकते हैं। किसी भी प्रकार का यहाँ कुछ हुआ डिस्टर्बेंस, उसकी सूचना किसी दूसरी जगह अगर पहुँचनी है तो वो c से ज़्यादा स्पीड से नहीं पहुँच सकती है। इसको हम लोग अभी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप फर्ज कीजिए आपके पास दो पार्टिकल्स हैं Q1 और Q2, और ये जो दो पार्टिकल्स हैं ये बहुत हाइपोथेटिकल कंडीशन है, लेकिन मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ। फर्ज कीजिए कि इसके बीच की जो दूरी है वो 1 लाइट ईयर है। 1 लाइट ईयर के इसके बीच की दूरी है, और इसके आधार के ऊपर इस पर कुछ फोर्स है, उस पर कुछ फोर्स है। तो इस पर कुछ फोर्स है जो कि F, जिसका मैग्नीट्यूड है Q1 Q2 बटा
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मान ले इस साइड में, और इस पर भी उतना ही फोर्स है, सेम फोर्स है Q1 Q2 और डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इस तरफ को। ठीक, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों फोर्सेस बराबर हैं मैग्नीट्यूड के अंदर में, अपोजिट है डायरेक्शन के अंदर में। न्यूटन्स थर्ड लॉ का पालन हो रहा है, और न्यूटन्स थर्ड लॉ लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन से संबंधित है। लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन का जो प्रिंसिपल है वो न्यूटन के थर्ड लॉ से आता है, ऐसा आप कह सकते हैं। दोनों में बहुत गहरा रिश्ता है। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पर ठीक ठाक, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी यहाँ पर ठीक ठाक, सब कुछ बढ़िया। अब फर्ज कीजिए कि आज की तारीख में हमने इस सिचुएशन को गड़बड़ किया, इस सिचुएशन को बदला, और आज की तारीख में कोई एक तारीख आप पिक कर लीजिए। मान लीजिए इट इज लेट्स से 1 मई 2050। फर्ज करो कि 1 मई 2050 का ये सिचुएशन डिस्क्राइब्ड है, और इस दिन हमने क्या किया, इस Q2 को थोड़ा खिसका दिया। इस Q2 को यहां से हमने थोड़ा खिसका करके इसको यहां ले आए, इस Q2 को हम यहां उठा के ले आए इस तारीख को। और अब जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 1 लाइट ईयर, इसको अगर आप r बोलते हैं, तो अब उस r में से अब ये डिस्टेंस डेल्टा r कम हो गया। अभी ये डिस्टेंस 1 लाइट ईयर इतना था यहाँ तक, और अब हमने खिसका दिया उसको, थोड़ा सा खिसकाया, कुछ मीटर्स, केवल कुछ मीटर्स, और कुछ मीटर्स खिसकाने में मुझे केवल को कुछ सेकंड्स लगेंगे। कुछ सेकंड में मैंने इसको यहाँ से खिसका करके यहाँ ले आया। तो ये सारी प्रक्रिया 1 मई 2050 को ही पूरी हो गई। तो अब इस पर फोर्स कितना हो जाना चाहिए, इस पर फोर्स कितना हो जाना चाहिए, तो या इस पर फोर्स कितना हो जाना चाहिए, Q1 पे पहले बात करें, इस पर फोर्स कितना हो जाना चाहिए। अब इस पर फोर्स हो जाना चाहिए, नया फोर्स जो है वो हो जाना चाहिए Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r माइनस डेल्टा r, ये डिस्टेंस हो गया है इसका स्क्वायर, इतना हो जाना चाहिए। कूलम्ब्स लॉ, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस स्क्वायर। अब डिस्टेंस घट के इतना हो गया तो फोर्स बराबर इतना हो गया। लेकिन अगर यहां फोर्स बढ़ गया है, पहले इतना था अब इतना हो गया है, अगर यहां फोर्स बढ़ गया तो यहां पे यह सूचना पहुंच गई कि Q2 जो है वो खिसक गया है मेरी ओर। फोर्स बढ़ गया यानी डिस्टेंस घट गया, डिस्टेंस घट गया यानी ये Q2 को खिसकाने की प्रक्रिया कर ली गई, ये सूचना यहां पहुंच गई। लेकिन ये सूचना यहां पर 1 मई 2051 के पहले नहीं पहुंच सकती है, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। अगर यहां हमने कुछ किया है तो उसकी खबर यहां तक पहुंचने में समय लगने वाला है। कोई भी इंफॉर्मेशन c से ज्यादा स्पीड से नहीं भेजा जा सकता है, इसलिए ये इंफॉर्मेशन की ये खिसका दिया गया। और ये 1 लाइट ईयर का अगर यहाँ ये शुरुआती दूरी है तो ये सूचना यहाँ तक पहुँचने में 1 साल तो लगने वाला है, और इसलिए वो 1 मई 2051 के पहले इसको ये खबर नहीं लगने वाली है। तो अगर हम मान लो बात करते हैं जून 2050 की, 1 जून 2050 की बात करते हैं, तो ये फोर्स इतना नहीं है, ये फोर्स जो है वो इतना ही है, यही फोर्स है, क्योंकि वो कम हो गई है दूरी, ये सूचना अभी आई नहीं है। तो क्या हो गया, इस तारीख को डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, r माइनस डेल्टा r है। इस पर फोर्स कितना है, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर है, r माइनस डेल्टा r का स्क्वायर नहीं है। तो कूलम्ब्स लॉ साल भर तक काम नहीं करने वाला है। हाँ, साल भर के बाद काम करेगा, जब उसकी सूचना यहां पहुंच जाएगी उसके बाद हाँ डिस्टेंस कम हो गई है तो फोर्स ज्यादा होना चाहिए, हो जाएगा। तो कूलम्ब्स लॉ के साथ में अगर आप इस तरह से कूलम्ब्स लॉ प्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस r, फोर्स बराबर Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ऐसा अगर आप प्रेजेंट करते हैं तो वो
कभी कभी लागू नहीं भी हो सकता है थोड़े समय के लिए। यानी बहुत थोड़े लंबे समय तक अगर कोई परिवर्तन नहीं है, आर डिस्टेंस अभी है ऐसा नहीं, थोड़ा पहले से भी आर ही डिस्टेंस है, सफिशिएंटली पहले के टाइम से भी वो आर ही डिस्टेंस है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वैसा नहीं है, हाल फिलहाल में वहां कोई परिवर्तन हुआ है, तो अभी जो डिस्टेंस है उससे कूलम्ब्स लॉ नहीं बन सकता। ये एक कहते हैं एक्शन एट ए डिस्टेंस, यहां हम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं जो सही नहीं है। यहां बैठा बैठा चार्ज इसके ऊपर असर डाल रहा है, यहां बैठा बैठा चार्ज दूर पे असर डाल रहा है, इंस्टेंटली तुरंत उसी समय एक्शन एट ए डिस्टेंस हो रहा है। इसका एक्शन एक दूसरे दूर के बिंदु पर भी हो रहा है। ये जो हमने कूलम्ब्स लॉ में इनहेरेंट एजम्पशन है, ये सही नहीं है। इसका ये उदाहरण है। तो क्या उसकी रेमेडी है? उसकी रेमेडी है कि Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया ही नहीं था कभी, और Q2 ने Q1 पे फोर्स लगाया ही नहीं था कभी। अब कूलम्ब्स लॉ को थोड़ा अलग ढंग से सोचना पड़ेगा। फोर्स तो है, मुझे पता है कि फोर्स है, और अगर सब कुछ ठीक ठाक है और कोई हिलाया डुलाया नहीं है, किसी को चेंजेस वेंजेस नहीं किए हैं, तो वैसी हालत में ये वर्क भी करता है, ये भी हमें पता है। लेकिन अब उसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखिए। हम कहते हैं कि हर एक चार्ज दूसरा चार्ज रहे या ना रहे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की एंटिटी को क्रिएट करता है, विच इज अ फिजिकल एंटिटी, जिसमें एनर्जी है, जिसमें मोमेंटम है, जिसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। तो हर एक चार्ज जो है वो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और अगर चार्ज कहीं रखा हुआ है और स्थिर है तो उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे में फैलता है, और बहुत देर तक अगर स्थिर है तो दूर दूर तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। तो एक स्टेप है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, और अगर आपने एक चार्ज को रखा हुआ है, रेस्ट में रखा हुआ है, और अभी तुरंत इस समय रेस्ट में है, इतना ही नहीं, पहले से भी ये रेस्ट में है, तो वैसी हालत में अगर चार्ज यहाँ Q है और यहाँ डिस्टेंस R के ऊपर आप देखते हैं, R डिस्टेंस पे देखते हैं, तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड Q/4πε0 R स्क्वायर, R की दिशा में, तो यहाँ आप R लगा के यहाँ आप इसको R का क्यूब कर सकते हैं, इस R का क्यूब कर सकते हैं। तो ऐसा ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। दूसरा चार्ज है कि नहीं ऐसे कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने इसको हिला डुला दिया है तो फिर जब तक उसकी सूचना वहाँ तक नहीं पहुँचेगी तब तक पुराना वाला इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। जब उसकी सूचना पहुँच जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा। तो ये एक स्टेप है। और दूसरा स्टेप है कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें हमने एक चार्ज को रख दिया, किसी चार्ज को हमने रख दिया, मान लीजिए इसको आप Q प्राइम कह लीजिए, इसको R प्राइम कह लीजिए, और हमने एक चार्ज दूसरा, ये Q प्राइम है मान लो, इसके कारण से यहाँ पर सब जगह पर फील्ड है, और यहाँ एक दूसरा चार्ज Q ला के रख दिया, तो यहाँ जो फील्ड है वो फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा, और वो कितना फोर्स लगाएगा, तो वो उसके लिए बना F बराबर Q इंटू E ऐसा। तो इस चार्ज का काम है यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस करना, 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 यहाँ फील्ड प्रोड्यूस करना। और उस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज कहीं पर है तो उस जगह पे जितना फील्ड है, जो इस सूत्र से मिलेगा, उस जगह पे जितना फील्ड है उसको आप यहाँ पुट अप करिए, और वो जो चार्ज आपने रखा है उस फील्ड में उसको यहाँ पुट अप करिए, तब इस पर लगता हुआ फोर्स मिलेगा। तो इससे अगर हम इसको एनालाइज करते हैं तो मेरी सिचुएशन ठीक रहती है। हमने यहाँ पे चार्ज बहुत लंबे समय से रखा हुआ था, तो उसका फील्ड यहाँ पर इतना बन चुका था, उसके कारण से इसके ऊपर फोर्स लगा उस फील्ड के कारण से, और वो इतना बना। अब ये मैंने खिसका दिया तो ठीक है, खिसका दिया, लेकिन अब यहाँ से जो नया फील्ड बन रहा है वो यहाँ तक नया फील्ड पहुँचने में टाइम लगने वाला है। जब तक नहीं पहुँचा है तब तक पुराना फील्ड है, पुराना फील्ड है तो पुराना रूल है, पुराना रूल है तो पुराना फोर्स है।
तो ये मिलाकर के मामला ठीक ठाक है। एक और चीज इसमें देख लें, इसका क्या हो रहा है, ये यहां से चल करके यहां पहुंचा, ये चार्ज स्थिर है, शुरू से स्थिर है, अभी भी स्थिर है, और इसलिए इसका फील्ड जो है वो यहां पे अधिक है और यहां पर कम है पहले से। और इस चार्ज को हमने यहां से उठा के जैसे ही यहां रखा, एक 1 मई 2050 को, इसको पता चल गया कि मैं अब स्ट्रॉन्गर फील्ड में आ गया हूं। ये यहां पर थोड़ा वीकर फील्ड था, यहां थोड़ा स्ट्रॉन्गर फील्ड है, डिस्टेंस कम, इससे डिस्टेंस कम, और ये नहीं हिल रहा है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं हिल रहा है, इसलिए इसके कारण से जो फील्ड यहां है सो है, इसके कारण से जो फील्ड यहां है वो है। तो यहां कम फील्ड है, यहां ज्यादा फील्ड है, इसको यहां से उठा के हमने यहां रख दिया। जैसे ही हम रखेंगे इसको पता चलेगा कि हां हम स्ट्रॉन्गर फील्ड में हैं, और इस सूत्र के अनुसार यहां फोर्स बढ़ जाएगा। तो इस पर जो फोर्स है F, वो है Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस डेल्टा R का स्क्वायर। ऑलरेडी किस पीरियड में, उस एक साल के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। जैसे ही आपने इसको यहां से यहां लाया 1 मई 2050 को, इस पर फोर्स जो है वो बढ़ गया, लेकिन इस पर फोर्स एक साल के बाद बढ़ेगा, इस पर फोर्स एक साल के बाद बढ़ेगा, क्योंकि अभी इसका फील्ड यहां नहीं पहुंचा है, इसका फील्ड तो यहां भी है और उसमें परिवर्तन है। तो इसलिए उस पूरे एक साल तक न्यूटन के तीसरे नियम का भी पालन होने वाला नहीं है। उस पूरे एक साल तक इस पर फोर्स इतना है और उस पर फोर्स उतना है। फोर्सेस आर नॉट इक्वल एंड अपोजिट इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ऐसा नहीं है। और न्यूटन थर्ड लॉ में अगर पालन नहीं हो रहा है तो कहीं लीनियर मोमेंटम का भी पंगा हो सकता है। लेकिन फील्ड में अपना मोमेंटम भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी अपना मोमेंटम होता है, उसका भी जब हिसाब करेंगे साथ में, तब वो लीनियर मोमेंटम का भी मामला ठीक ठाक रहेगा। तो कूलम्ब्स लॉ को जानने के समय, कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ने के समय में ये भी चीज़ अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि कूलम्ब्स लॉ तभी लागू है जबकि वो चार्जेस न केवल उस इंस्टेंट पर रेस्ट में है, बल्कि उसके भी पहले के समय से रेस्ट। कितना पहले के समय से, वो इस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। वो अगर आपका r डिस्टेंस है तो इसकी सूचना वहां पहुंचने में r/c टाइम लगेगा, उससे पता चलेगा कि कितना पहले से उसको स्थिर होना चाहिए। तो अगर चार्जेस स्थिर हैं, रेस्ट में हैं, और ठीक ठाक समय से, सफिशिएंट टाइम से रेस्ट में हैं, तब जो उन पर फोर्सेस लगते हैं वो हम कूलम्ब्स लॉ की सहायता से बता सकते हैं। उसमें जो फील्ड्स पैदा होते हैं वो हम कूलम्ब्स लॉ से, जो फील्ड का ये डेफिनेशन निकल के आ रहा है, इससे हम बता सकते हैं। ऐसे जो फील्ड्स होते हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहते हैं। और शुरुआत में काफ़ी समय तक हम लोग इसी तरह के फील्ड की चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की चर्चा करेंगे। हम मान के चलेंगे कि हमारे चार्जेस जो हैं वो या तो स्थिर हैं, और या तो अगर मूव कर रहे हैं तो उसका प्रभाव उतनी दूर तक नहीं है जितनी दूर तक में हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड की एक भूमिका है जिस पर हम आगे काफ़ी सारे लेक्चर्स करने वाले हैं।